नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दस्तक पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में सिकंदर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकराना चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पीड़ों को लेकर चलते हैं। इन पीड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। साथियों, एक नोट डाउन कीजिएगा। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी के से पता चलता है कि वह शैव धर्म का
उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फ टालमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। साथियों, एक नोट डाउन कीजिएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ट लिपि का अभिलेख
उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। साथियों एक नोट डाउन कीजिएगा, खरोष्ट लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट शिलालेख, सेकेंड स्तंभ लेख तथा थर्ड गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रे टी फेनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा वस्तुओं व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। फर्स्ट प्रयाग स्तंभ लेख, यह कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। सेकेंड दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के दरबार में टोपरा से दिल्ली लाया गया। 3 दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। 4 रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। 5 लौरियो अरेराज, चंपारण बिहार में। 6 लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। मौर्य प्रांत राजधानी उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णागिरी, प्रासी, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र।
कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देई है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरेमेइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्रों को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चार जासूसों को कहा गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ 1 मंत्री प्रधानमंत्री, 2 पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, 3 सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, 4 युवराज राजपुत्र, 5 दैवारिक राजकीय द्वार रक्षक, 6 अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष, 7 समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, 8 सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, 9 प्रशासक कारागार का अध्यक्ष, 10 प्रदेश कमिश्नर, 11 पौर नगर का कोतवाल, 12 व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, 13 नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, 14 कर्मंतिक उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष, 15 मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, 16 दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, 17 दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, 18 अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अर्थशास्त्र में अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की नीलामी से
मुक्त किया। प्रशासनिक समिति एवं उससे के कार्य। समिति कार्य। प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य का देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ, बिक्री कर वसूल करना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समितियां एवं उनके कार्य। समिति कार्य। प्रथम, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय, यातायात एवं रसीद की व्यवस्था। तृतीय, पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ, अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम, गज सेना की देखरेख। षष्ठ, रथ सेना की देखरेख। अशोक के समय जनपदी न्यायालयों के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। फर्स्ट, दार्शनिक। सेकंड, किसान। थर्ड, आहिर। फोर्थ, कारीगर। फिफ्थ, सैनिक। सिक्स, निरीक्षक एवं 7 सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश की विनाशक करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। मौर्य प्रशासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। साथियों, एक नोट डाउन कीजिएगा, अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। साथियों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।